अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में अब तक जितने भी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनका एक रिव्यू करेंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव सी पिक्चर आपके सामने आ जाए कि जो जो टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं उसके मुताबिक हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में अब हम कहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आज का रिव्यू लेक्चर है ये आपके लिए बेस बनेगा कि आपका अगला जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसके लिए थोड़ी सी प्रेपरेशन हो जाए, एक रिव्यू हो जाए और हम एक तरह से समराइज़ कर लें उस सारी इन्फॉर्मेशन को जो कि अब तक हमने स्टडी की है। तो लिहाजा हम आपने आज के लेक्चर में पिछले तमाम लेक्चर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिव्यू मुकम्मल करेंगे। तो आइए हम अपने रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने अपना ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले इस कोर्स की इंट्रोडक्शन की थी, कुछ उसके कंटेंट्स डिस्कस किए थे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इस कोर्स के अंदर मुकम्मल करेंगे, और फिर हमने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया था दैट व्हाट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव्स। वो ऑब्जेक्टिव्स आपके जहन में होने चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि हम इस कोर्स के अलॉन्ग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, और आप साथ साथ इवेलुएट करते जाएं कि हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, जिस तरह से इस कोर्स को स्टडी किया, क्या हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं कि नहीं। हमने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे और प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत क्लियर थे दैट वी विल फोकस ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट, वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन और इस तरह के कुछ और चीज़ें थी। प्रोग्रामिंग में हमने ये कहा था कि हम TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट और उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को, अंडरलाइन नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ को किस तरह से यूज़ करता है, और इस तरह से एक मीनिंगफुल वे में कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन में आपके लिए एक यूज़फुल ज़रिया है फॉर योर एप्लीकेशंस एंड यूजेज। इसके बाद हमने ये देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्टिंग्विश कर लें सो दैट वी शुड नॉट बी जस्ट इल्यूजन कि हम किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। हमने कहा कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्टिंग्विश करते हैं दैट इट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज़ नॉट अ फोकस्ड नेटवर्क ऑन एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल वॉइस, डेटा, टेलीफोनी, वीडियो और वट एवर इट इज़। इट्स अ जनरल पर्पस कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें आप हर तरह की एप्लीकेशन को रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशंस के ज़रिए हर तरह की एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा all along our course we will be focusing on general aspects of a computer networks without focusing on any very specific application or aspect of any specialized network। इन चीज़ों के बाद हमने मूव किया था और स्टडी किया था कि एप्लीकेशंस जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में, क्योंकि एप्लीकेशन ही वो एक इंटरफेस है यूज़र का जो कि वो कंप्यूटर नेटवर्क से हासिल करता है। यूज़र की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, असल में अंडरलाइंग नेटवर्क का जो डिज़ाइन है वो उसी तरह से इवॉल्व होता है। वट एवर यूज़र एक्सपेक्ट सूनर और लेटर इट इज़ इवॉल्व इनटू सम टेक्नोलॉजी, और वो फिर अंडरलाइंग नेटवर्क आपको चीज़ प्रोवाइड करता है। फिर हमने कहा था कि पर्सपेक्टिव्स भी डिफरेंट हैं, यूज़र का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। यूज़र जस्ट वांट्स द कनेक्टिविटी, इट डजंट अंडरस्टैंड कि एक सिंपल क्लिक से या ब्राउजिंग से अंडरलाइंग नेटवर्क के अंदर कितनी ट्रैफिक जनरेट हुई और क्या कॉम्प्लिकेशंस इवॉल्व हुई। इसी तरह से नेटवर्क डिज़ाइनर का या इंजीनियर का जो एक पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। नेटवर्क डिज़ाइनर का पर्सपेक्टिव होता है कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो और एक एफिशिएंट किस्म का नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन किया जाए। इन द सेम लाइंस हमने ये भी देखा था कि एक नेटवर्क ऑपरेटर का जो पर्सपेक्टिव है वो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। द ऑपरेटर वांट्स दैट द नेटवर्क शुड ऑपरेट इन अ मैनेजेबल वे, उसको मैनेज करना आसान हो, उसमें अगर फेलियर्स हों तो उनको आइसोलेट करना आसान हो, और इस तरह की दूसरी चीज़ें ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, बिलिंग, इन सब चीज़ों का जो एस्पेक्ट है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गए। देन वी स्टार्टेड विद कि हम अपने नेटवर्क्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं। हमने कहा लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और वो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए थे लिंक्स और नोड्स। यू विल कनेक्ट मल्टीपल नोड्स विद सम लिंक्स। इनसे आगे बात करते हुए हमने कहा कि इन लिंक्स को या तो हम डायरेक्टली यूटिलाइज करें,
ایک نوڈ کو ایک لنک کے تھرو ڈائریکٹلی کسی دوسری نوڈ سے کنیکٹ کریں, دیٹ ول بی دی ڈائریکٹ نیٹورکس. لیکن جیسے جیسے آپ نیٹورک کو گرو کرتے چلے جاتے ہیں, یور لیمیٹیشنز ریکوائر کہ اب آپ کسی طرح سے کوئی انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں, اور اس کے لیے آپ کے پاس سوئچ نیٹورکس ہیں. سوئچ نیٹورکس کے اندر ہم نے ملٹیپل سوئچز کو یوز کیا ایز انٹرمیڈیٹ پوائنٹس نوڈز, اور اس کے تھرو بہت ساری نوڈز کو بہت ساری دوسری نوڈز کے درمیان یہ کنیکٹیوٹی مینٹین کی. سوئچ نیٹورکس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ صرف ایک ہی نیٹورک نہیں ہے, بلکہ سوئچ نیٹورک میں بھی اے نیٹورک آف نیٹورکس. اسی طرح سے یہ گروتھ پاسبل ہوتی ہے کہ انٹر نیٹورک از جسٹ انٹر نیٹورکنگ آف ملٹیپل نیٹورکس. اسمال سوئچ نیٹورکس دے جسٹ کانسٹیٹیوٹ ٹو فارم اے بگر اینڈ لارجر نیٹورک. جب ہم نے سوئچز کی بات کی تو ساتھ ہی یہ بات بھی ڈسکس کی کہ دیر آر ملٹیپل سوئچنگ اسٹریٹجیز. اب ان سوئچنگ اسٹریٹجیز میں ایک تو ٹریڈیشنل سرکٹ سوئچنگ اسٹریٹجی ہے, اور اس کے بعد دوسری پیکٹ سوئچنگ اسٹریٹجی ہے. وی ڈسکسڈ کہ ہم اپنے کمپیوٹر نیٹورک کے کورس میں پیکٹ سوئچنگ اسٹریٹجی ہی کو لے کر آگے چلیں گے, کیونکہ یہی ٹیکنالوجی, یہی سوئچنگ میکینزم جو ہے آج کل کے نیٹورک کے اندر یوز ہوتا ہے. سرکٹ سوئچنگ واز یوز ان دی ٹریڈیشنل ٹیلیفون نیٹورکس. پیکٹ سوئچنگ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وی کین فارم اے نیسٹنگ آف نیٹورکس, اور جب اس کو ہم ایوالو کرتے ہیں اور گلوبل پرسپیکٹو میں لے کے جاتے ہیں, پھر ہمیں بہت سی اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل گلوبل ایڈریسز, کس طرح سے ہم نوڈز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اس بڑے نیٹورک کے اندر. پھر ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اگر ہمیں ایڈریس معلوم ہو گیا ہے کسی نوڈ کا, ہاؤ وی کین ریچ ایٹ دیٹ نوڈ. دس از کالڈ دی راؤٹنگ پرابلم. تو اس طرح کے اور بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم نیٹورکس کو گرو کرتے ہیں اور ایوالو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ اور چیزوں کی ڈسکشن کی, جس میں یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس نوڈز بھی ہیں, لنکس بھی ہیں, دین ہاؤ یو کین ایفیشینٹلی یوز دوز لنکس اینڈ نوڈز. پہلا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز آف ملٹی پلیکسنگ. اسٹوڈنٹس, ملٹی پلیکسنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ایک ہائی سپیڈ لنک کو ہم شیئر کروا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے ملٹیپل نوڈز کا ڈیٹا جو ہے وہ پاس آن ہو. اس طرح سے ہم یوٹیلائزیشن آف نیٹورک ایفیشینٹ سے ایفیشینٹ بناتے چلے جاتے ہیں تھرو ملٹی پلیکسنگ. ہم ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے لنکس کو فار یوزر اپلیکیشنز. اس کے اندر ہم نے ایک اور ایڈیشن جو دیکھی وہ یہ کہ انسٹیڈ آف جسٹ ڈیڈیکیٹنگ دی بینڈ وڈتھ پورشنز, وائی ناٹ وی یوز اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ, یعنی آن ڈیمانڈ ملٹی پلیکسنگ. جب کسی نوڈ کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ اس کو اپنے اگلے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجیں, ادروائز یو جسٹ یوٹیلائز دی ٹائم اور دی فریکوینسی بینڈ وڈتھ وٹ ایور از دی میکینزم فار دی ملٹی پلیکسنگ. آپ اس کے تھرو یوزرس کے ڈیٹا کو بھیجتے چلے جائیں. اور آن ڈیمانڈ ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک ریسورس جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا تو کوئی اور فلو اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. You will only be allocated the space whenever there is a demand. اس کے اندر ہم نے ایک چیز یہ دیکھی تھی کہ جب آپ نے ملٹی پلیکسنگ کر لی اور اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ کر لی, then what you require from a computer network is in fact a meaningful inter-process communication. یعنی آپ نے اپلیکیشنز کے درمیان کمیونیکیشن کرنی ہے, it should be meaningful. ہم اس کو آئی پی سی ایبسٹریکشن کے طور پر امپلیمنٹ کرتے ہیں, مینس انٹر پروسیس کمیونیکیشن کو ایبسٹریکٹ بنا دیتے ہیں, بیکاز وی ڈو ناٹ وانٹ کہ جو آپ کا یوزر ہے اٹ از انوالوڈ ان دی نیٹی گریٹی ڈیٹیلز آف دی کمپیوٹر نیٹورکس. تو ہم یہ ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتے ہیں پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشن کی یوزر کے لیے. یہ جو چینل ہے جو کہ ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے, یہ فوکس کرتا ہے کہ یوزر کا انٹریکشن کس طرح سے ہوگا انڈر لائن نیٹورک کے ساتھ, اور وہ فنکشنالٹی جو کہ یوزر کو چاہیے اس کو ایز مچ ایز پاسبل کریکٹلی میپ کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ انڈر لائن نیٹورک پرووائڈ کرتا ہے, اور یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا ود اے گڈ پرفارمنس. تو ہم انہی ٹاپکس کو اور اپنے ریویو کو لے کر آگے چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس, جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی, دین دیر شوڈ بی سم ٹائپ آف پرفارمنس میٹرکس. کسی ایک نیٹورک کے اندر وہ کون سے میٹرکس ہوں گے جن کی بیس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں گے دیٹ ون نیٹورک از پرفارمنگ بیٹر دین دی ادر. اس میں ایک تو ہے بینڈ وڈتھ, دی نمبر آف یعنی جو آپ کے پاس چینل اویلیبل ہے جس کے اندر آپ تھرو پٹ اچیو کر سکتے ہیں, دیٹ از دی بینڈ وڈتھ اویلیبل. فار ایگزامپل 10 میگا بٹ پر سیکنڈ, اور اگر آپ اس کو ہرٹز میں کہیں فریکوینسی بینڈ میں
that may be 10 megahertz, but you may not be able to achieve really 10 megabit per second depending upon the modulation scheme that you are using. बैंडविड्थ और थ्रूपुट तो इम्पॉर्टेंट है ही, एक और जो परफॉर्मेंस मैट्रिक हमने इनकॉर्पोरेट किया दैट इज़ लेटेंसी और डिले. और ये जो लेटेंसी या डिले है किसी नेटवर्क के ऊपर, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, वन इज़ द प्रोपगेशन डिले, देन द ट्रांसमिशन डिले एंड द थर्ड वन इज़ द क्यूइंग डिले, जो कि आपके इंटरमीडिएट नोड्स के ऊपर होता है. इसी से हमने एक और चीज़ भी डिटरमिन की, दैट इज़ द डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट. दिस मैट्रिक रिकग्नाइजेज कि ये कितना जो डेटा है इट विल बी इन ट्रांजिट, जो कि आपकी सेंडिंग साइड से ट्रांसमिट हो चुका है और अभी तक रिसीविंग एंड के ऊपर नहीं पहुंचा. तो ये डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो आपके लिंक का या पाथ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको अपनी बफरिंग कितनी करनी चाहिए ताकि इन केस ये जो डेटा इन ट्रांजिट है उसका कोई पैकेट मिस हो जाए, सो दैट यू शुड बी एबल टू रीट्रांसमिट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड. तो डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट से ही बहुत सारी और मैकेनिज्म जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी लिंक का इन अ नेटवर्क. हमने इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात की थी कि हम ऐसा आर्किटेक्चर बनाएं जिससे हम इन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, इन दोनों चीज़ों को हम किसी तरह से मैप कर सकें, यूज़र की रिक्वायरमेंट और व्हाट द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड टू यू. इसके लिए हमने कहा कि बेहतर तरीका यह है कि यू यूज़ लेयरिंग्स एंड प्रोटोकॉल्स. तो टोटल जो नेटवर्क का आर्किटेक्चर है उसको आपने मल्टीपल लेयर्स के अंदर ब्रेक कर लिया और फिर लेयर्स के अंदर आपने मल्टीपल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एम्बेड कर. लेयरिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से प्रोटोकॉल्स भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं. इन प्रोटोकॉल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटोकॉल्स हैव सम प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल इंटरफेस और फिर एक और चीज़ है दैट इज सर्विस इंटरफेस. जो प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल इंटरफेस हैं दीज आर द इंटरफेसेस दैट आर बिटवीन द 2 प्रोटोकॉल्स एट द पीयर एंड. इसी तरह से जो सर्विस इंटरफेस है दैट इज between one protocol at one layer and the other protocol at some upper layer or the lower layer. तो ये सर्विस इंटरफेसेस हैं जिनके थ्रू इन प्रोटोकॉल कंपोनेंट्स से हम वो सर्विसेज एक्वायर करते हैं. इसी तरह से हमने देखा था कि इस सारी चीज़ को हम एक ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप इस स्लाइड को देखें जो कि मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाई थी कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स के ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं और वो अंडरलाइंग लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक एंड टू एंड पाथ एस्टेब्लिश करती हैं जिसमें मल्टीपल लेयर से पास करती हैं और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स की सर्विसेज को एक्सेस करती हैं. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो आपकी प्रोटोकॉल मशीनरी है वो आगे किस तरह से यूज़ होती है नेटवर्क के अंदर. हमने कहा था कि जब हम मल्टीपल लेयर्स में से पैकेट को पास करते हैं तो इनकैप्सुलेशन का फिनोमेना यूज़ करते हैं. ये लेयर्स आपके किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगी? हमने कहा कि हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं और उसमें से हम फॉलो करेंगे इंटरनेट स्टैंडर्ड को. द अदर स्टैंडर्ड इज़ द OSI लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसको कहा था कि हमने स्टडी पर्पसेस के लिए तो डिस्कस की है, बट वी विल फॉलो द इंटरनेट आर्किटेक्चर जिसके अंदर आपके पास फिजिकल लेयर है, मैक लेयर है, नेटवर्क की लेयर है, ट्रांसपोर्ट की लेयर है और उसके बाद एप्लीकेशन की लेयर है. तो ये प्रोटोकॉल मशीनरी इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप हर लेयर के अंदर जो भी आपका पैकेट पास ऑन हो रहा है लेयर के अपने से निचली लेयर के अंदर उसके अंदर एक चीज़ इनकैप्सुलेट करते हैं और रिसीविंग एंड के ऊपर जिस तरह से वो हर लेयर के ऊपर पास ऑन होता हुआ डेस्टिनेशन एप्लीकेशन तक पहुंचता है तो डीकैप्सुलेशन का फिनोमेना होता है. और इसी तरह से आपके पास यही लेयर्स जो हैं वो OSI आर्किटेक्चर के अंदर भी हैं. ऑब्वियसली वो लेयर्स जो हैं वो 7 हैं जबकि इंटरनेट आर्किटेक्चर के अंदर हम 5 लेयर्स का मॉडल यूज़ करते हैं. इसी इंटरनेट के आर्किटेक्चर को हम TCP/IP आर्किटेक्चर भी कहते हैं बिकॉज द मेन प्रोटोकॉल कंपोनेंट्स आर द IP प्रोटोकॉल एंड द TCP प्रोटोकॉल. इंटरनेट आर्किटेक्चर को अगर आप इस डायग्राम की फॉर्म में देखिए जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो इट्स एन आवर ग्लास मॉडल विद द IP प्रोटोकॉल एज द सेंटर ऑफ दिस होल लेयर्ड आर्किटेक्चर. ऊपर आप देख रहे हैं TCP और UDP की प्रोटोकॉल्स हैं. इन आर्किटेक्चर्स को अब हम करंटली किस तरह से यूज़ करते हैं, लेयरिंग को करंटली किस तरह से यूज़ करते हैं. ऑब्वियसली द नेटवर्क कंपोनेंट्स आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स. अब ये लेयरिंग एग्जैक्टली फॉलो कुछ सिनेरियोज के अंदर नहीं भी की जाती और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मल्टीपल लेयर्स को एनकम्पास करते हैं. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी है, नेटवर्क मैनेजमेंट है और बहुत सारे क्वालिटी ऑफ सर्विस के कंपोनेंट्स हैं.
स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, लेयरिंग को, प्रोटोकॉल ग्राफ को डिस्कस करने के बाद, वी मूव्ड ऑन टू द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट ऑफ आवर कोर्स, जिसमें हमने कहा कि हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डिफाइन करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दैट इज द API. Why we need API? Because we would like to have a clear interface for a user to interact with the networking protocol interface, और उसकी जो functionality है उसको इस API के थ्रू invoke करे और use करे. So this API provides a clear interface between the user and the networking protocol stack. ये API जितनी ज़्यादा elaborate होगी, यूज़र आपका उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन और efficient तरीके से सर्विसेज को invoke कर सकेगा. ऑल्दो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर जो प्रोटोकॉल्स होती हैं उनके लिए फिर हम इंडिविजुअली APIs डेवलप नहीं करते. उनके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल इंटरफेस, जिसको हम PPI कहते हैं. API असल में आपके पास सिंटैक्स था. उस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए एक यूज़र जो है वो अंडरलाइंग प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी को इन्वोक करता है. हमारे पास जो एक कॉमन API है जिसको यूज़ किया जाता है नेटवर्क के अंदर, दैट इज़ द सॉकेट API. सॉकेट API की बहुत सारी कॉल्स भी हमने स्टडी की थी और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी. सॉकेट API इज़ अ वेरी कॉमनली अवेलेबल API जिसके ऊपर आप अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल स्टैक की जो फंक्शनैलिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हो, आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर हो, इवन बिलो, आप उसको इन्वोक करते हैं और यूज़ करते हैं. हमने ये चीज़ भी स्टडी की थी कि इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके मॉडल्स जो हैं वो प्रोसेस मॉडल किस तरह का है, बफर मॉडल किस तरह का है. क्या ये है कि जब आपके पास एक पैकेट पहुंचता है तो प्रोसेस पर प्रोटोकॉल मॉडल है या प्रोसेस पर मैसेज मॉडल है. अगर प्रोसेस पर मैसेज मॉडल है, इसका मतलब है कि जैसे ही एक मैसेज या पैकेट रिसीव हुआ, एक प्रोसेस ने उसको लेकर प्रोसेस करना शुरू किया और मल्टीपल लेयर्स में से गुजारता हुआ उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया. अगर प्रोसेस पर प्रोटोकॉल मॉडल है तो हर प्रोटोकॉल एक प्रोसेस के अंदर जो है वो रन हो रही है और आपके मैसेजेस जो हैं वो क्यू अप होके हर प्रोटोकॉल प्रोसेस को डिलीवर होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो आउटपुट बफर के ऊपर दूसरी किसी प्रोटोकॉल को डिलीवर कर दिए जाते हैं. फिर हमने बफर मॉडल डिस्कस किया था जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि क्या आपका मैसेज जो है इस सारी प्रोसेसिंग के दरमियान बार बार कॉपी होगा या उसका पॉइंटर ही पास कर दिया जाए, और फाइनली जब वो आपने एप्लीकेशन को डिलीवर करना है देन यू ओनली मेक अ सिंगल कॉपी, और वो जो बफर है प्रोसेस बफर वो एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर दें एज डेटा. इसके बाद हमने अपने नेटवर्क प्रोग्रामिंग पोर्शन को और आगे लेकर गए थे और सॉकेट प्रोग्रामिंग की कुछ डिटेल्स डिस्कस की थी. हमने कहा था कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे. सर्वर इज़ जस्ट एनी मॉड्यूल विच इज़ लिस्टिंग फॉर द इनकमिंग रिक्वेस्ट, और क्लाइंट जो है असल में वो इनिशिएट करता है इन सर्विस रिक्वेस्ट को. सर्वर इज़ लिस्टिंग एट सम स्पेसिफिक वेल नोन पोर्ट, और क्लाइंट जो है वो उस वेल नोन पोर्ट के ऊपर कनेक्शन को इनिशिएट करके इस्टेब्लिश करता है. हमारे पास मल्टीपल मॉडल हैं क्लाइंट सर्वर के कि सीक्वेंशियली भी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, कंकरेंट सर्विस भी हो सकती है कि मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वोक कर दिए जाएं, और हाइब्रिड भी मॉडल पॉसिबल है. तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल को डिस्कस किया और उसके बाद देखा कि हमारे पास जो सॉकेट API है और जिन हमने प्रोटोकॉल्स को ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यूज़ करना है उन APIs के साथ, दैट इज़ TCP एंड UDP, उसका थोड़ा सा रिव्यू किया था. हमने देखा था कि TCP का जो कनेक्शन है वो किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, इट्स अ 3-वे हैंडशेक, और इसी तरह से TCP का जो टीयर डाउन है मैकेनिज्म वो भी इट्स अ 4-वे हैंडशेक, ताकि एक्सप्लिसिटली कनेक्शन सेटअप मॉडल हो और एक्सप्लिसिटली कनेक्शन टीयर डाउन भी हो TCP के अंदर. ऑल्दो UDP जो है इट्स अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, और उसके अंदर हम सिर्फ एक डेटाग्राम भेजते हैं और उस तरह से वो रिसीव होती है और उसका सेपरेटली आपको रिप्लाई आ सकता है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. TCP और UDP के सर्विस एस्पेक्ट को देखने के बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से सॉकेट एड्रेस स्ट्रक्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक कनेक्शन के ऊपर हमने ट्रांसपोर्ट करनी है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बेहतर तरीके से फिल इन करके आगे भेजी जा सके. हमने इसके बाद कुछ सॉकेट की कॉल्स देखी थी, एड्रेस कन्वर्जन की टेक्निक्स थी. सॉकेट की कॉल्स के अंदर सॉकेट क्रिएशन किस तरह से करनी है, फिर आपने सॉकेट को किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर बाइंड किस तरह से करना है, सॉकेट को लिसनिंग सॉकेट किस तरह से बनाना है, हाउ इट विल एक्सेप्ट कनेक्शंस इफ़ इट इज़ ऑब्वियसली अ TCP सॉकेट. फिर अगर आपने क्लाइंट साइड से कनेक्ट करना है किसी सर्वर के ऊपर तो कनेक्ट की कॉल थी.
एंड फाइनली व्हेन ऑल दिस क्रिएशन एंड सेटअप इज डन फॉर अ सॉकेट, तो फिर आपने इसके ऊपर सेंड रिसीव के थ्रू जो मैसेजेस को एक्सचेंज करना है। इसके बाद हमने ये चीज़ें देखी थी कि हम पहले तो एक सिंपलेस्ट पॉसिबल नेटवर्क जो है उसके ऊपर ये स्टडी करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और उनको फिर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा था कि एक सिंपलेस्ट जो नेटवर्क है वो पॉसिबल वो यही है कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो दो नोड्स के दरमियान, और इनके ऊपर जो इश्यूज हम स्टडी कर सकते हैं पहले हम उसको नेटवर्क को सिंपल रख के इश्यूज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ लिंक्स हैं, लिहाजा ये चीज़ पॉसिबल है कि एक तरह के लिंक के ऊपर कुछ इश्यूज़ हों और किसी और तरह के लिंक के ऊपर किसी और तरह के इश्यूज़ हों। आपके पास फिजिकल लिंक्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, फिर हो सकता है वायरलेस लिंक्स हों, ऑप्टिकल लिंक्स हों, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इन मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स के ऊपर फिर आपके पास मॉड्यूलेशन की स्कीम्स भी डिफरेंट्स हैं कि किस तरह से आपने फिजिकल लेयर के ऊपर डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सिग्नल्स। हमने फिर ये चीज़ भी देखनी होती है कि जिस तरह से हम बिट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड नोड के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल वन एस्पेक्ट इज़ एनकोडिंग टेक्निक्स। व्हाट इज़ इनफैक्ट एनकोडिंग? कि हम बाइनरी डेटा को किसी सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आगे पास ऑन कर सकें, ताकि फिर ये जो सिंबल्स हैं वो फिजिकली सिग्नल्स की फॉर्म में आगे रिप्रेजेंट होंगे, और जो भी वोल्टेज लेवल होगा या वट एवर इज़ द मॉड्यूलेशन स्कीम, तो फिर वो डेटा आगे ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमारे पास एनकोडिंग की टेक्निक्स हैं। एनकोडिंग की टेक्निक में हमने जो स्कीम्स पढ़ी थी, एक तो सबसे सिंपल थी, दैट इज़ NRZ, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें कंसेक्टिव ज़ीरोज़ और कंसेक्टिव वन का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से सिग्नल कॉन्स्टेंटली एक ही वोल्टेज लेवल के ऊपर रहता है, और फिर उसमें बेस लाइन वॉन्डर का प्रॉब्लम हो सकता है वगैरह वगैरह। सो हाउ कैन वी रिकवर फ्रॉम दिस कंसेक्टिव ज़ीरोज़ एंड वन? तो हमने कहा व्हाट अबाउट NRZI, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्टेड स्कीम। इसके बाद फिर हमने देखा था मैनचेस्टर एनकोडिंग। मैनचेस्टर एनकोडिंग के अंदर आपने ना सिर्फ कंसेक्टिव ज़ीरोज़ को ख़त्म कर दिया था, बल्कि कंसेक्टिव वंस को भी ख़त्म कर दिया था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वी हैव अनदर एनकोडिंग मैकेनिज्म, दैट इज़ 4B 5B। क्योंकि आपके पास मैनचेस्टर एनकोडिंग के अंदर ऑल्दो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, कंसेक्टिव ज़ीरोज़ का भी, कंसेक्टिव वंस का भी, लेकिन एफिशिएंसी जो थी वो तकरीबन 50% थी, विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो 4B 5B के अंदर आपने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की, यानी 4 बिट को 5 बिट के एक पैटर्न के ऊपर मैप किया, तो आपकी एफिशिएंसी जो थी टोटल डेटा ट्रांसमिट करने की, दैट इज़ 80%। और इस तरह से आपने ये एनकोडिंग की स्कीम्स के थ्रू डेटा को इफेक्टिवली विद so many transitions in the data that is transmitted, इनके थ्रू आपने आगे पास ऑन कर दिया। एनकोडिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि अब हमारे पास जो अगला इशू है, दैट इज़ द एरर डिटेक्शन। अच्छा, एरर क्यों अकर होता है? हमारे पास बहुत कुछ बिट रेट्स होते हैं, फिर आपके पास बॉड रेट होता है। बिट रेट इज़ द बिट्स पर सेकंड एंड द बॉड रेट इज़ द सिंबल्स पर सेकंड दैट इज़ ट्रांसमिटेड। हमारी कोशिश होती है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम थ्रूपुट फ्रॉम एनी अवेलेबल चैनल, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं जो कि हमने शैनन और नाइक्विस्ट थ्योरम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि किस तरह ये हमारा जो बॉड रेट है दैट इज़ लिमिटेड। इसको करने के बाद हमने देखा कि किस तरह से हमें स्ट्रीम ऑफ सिंबल्स को या स्ट्रीम ऑफ बिट्स को एक डिमार्केट करते हैं बाउंड्रीज के दरमियान, एंड देन इट कम्स द फ्रेमिंग प्रॉब्लम, कि हम बहुत सारी एक जो बड़ी स्ट्रीम ऑफ बिट्स है उसको फ्रेम करते हैं, कहते हैं कि दिस इज़ वन फ्रेम एंड दिस इज़ द सेपरेट फ्रेम। फ्रेमिंग की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम उस एक डिस्क्रीट चंक पीस के ऊपर कोई अपना प्रोसेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू डू एरर डिटेक्शन यू शुड डू इट ऑन अ सिंगल फ्रेम। तो इस तरह से एक बाउंड्री बन जाती है। हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स थी फ्रेमिंग की जो कि हमने डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द सेंटिनल बेस्ड स्कीम, जिसमें आप एक मार्कर रख देते हैं स्टार्ट ऑफ द फ्रेम के लिए और एंड ऑफ द फ्रेम के लिए। वो मार्कर जब आता है तो रिसीवर को मालूम हो जाता है कि ये एंड ऑफ द फ्रेम है। अगर किसी वजह से वो मार्कर जो है वो डेटा के अंदर आ जाए तो फिर आप उसमें बिट स्टफिंग करते हैं या बाइट स्टफिंग करते हैं, ताकि गलती से वो जो मार्कर है जो कि असल में डेटा का पार्ट है वो एंड ऑफ फ्रेम के तौर पे इंटरप्रेट ना हो जाए रिसीवर एंड के ऊपर। ये थी सेंटिनल बेस्ड अप्रोच। फिर हमने एक लेंथ बेस्ड अप्रोच देखी थी जिसके अंदर ये था कि आप फ्रेम के हेडर में शुरू में ही लेंथ मेंशन कर देते हैं। जस्ट मेंशन के ये जो फ्रेम है जो कि अभी ट्रांसमिट हो रहा है वो इतनी बाइट्स का होगा।
उसमें हमें प्रॉब्लम ये थी कि इन केस अगर वो लेंथ की बिट करप्ट हो जाती है, लेंथ की जो फील्ड है उसमें कोई एरर अकर होता है, तो वो फिर जो भी वट एवर वैल्यू विल बी रेड उतनी नंबर ऑफ बाइट्स फिर आगे रीड की जाएंगी। इसके बाद हमने थर्ड जो फ्रेमिंग की टेक्निक देखी थी दैट वाज क्लॉक बेस्ड स्कीम, और उसमें हमने डिस्कस किया था सोनेट के फ्रेम फॉर्मेट को कि किस तरह से इट्स अ क्लॉक बेस्ड स्कीम जो कि टाइम बेस्ड है, उसके अंदर डेटा जो है वो बाइट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के ऊपर एनकोडिंग को स्टडी किया था, उस तरह फिर हमने फ्रेमिंग को देखा, और उसके बाद देन वी मूव डाउन टू द एरर डिटेक्शन, ताकि जब आपके पास एक कंक्रीट एक ब्लॉक आ गया है, यू शुड डू सम फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग और देखें कि क्या उसके अंदर जितनी भी बिट्स थी या बाइट्स थी वो करेक्टली रिसीव हुई हैं कि नहीं। तो एरर डिटेक्शन के लिए हमने ये देखा था कि आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि आप उसको या तो 2 डायमेंशनल पैरिटी के थ्रू इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें, एक और आपके पास मैकेनिज्म था इंटरनेट चेकसम का, और एक कॉम्प्लिकेटेड सा एल्गोरिथम दैट इज CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हमने कहा कि 2 डायमेंशनल पैरिटी इज अ सिंपल स्कीम, वो बहुत सारे एरर जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। आपने एक एडिशनल बिट जो है वो हर बाइट के एंड के ऊपर अपेंड की, और इस तरह से मल्टीपल बाइट्स को आप भेजते गए, और एंड के ऊपर आपने एक कंप्लीट बाइट जो है वो भी पैरिटी के लिए अपेंड की। इस तरह से इस थोड़े से ओवरहेड के साथ आपने ये चीज़ अचीव की कि इन बाइट्स के अंदर 1 बिट 2 बिट 3 बिट एरर अगर होता है तो वो डेफिनेटली डिटरमिन हो जाए, और अगर इससे ज़्यादा अकर्स होते हैं तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी पकड़े जाएं। इंटरनेट चेकसम का जो एल्गोरिथम है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एट द मैक लेयर, बट वी डिस्कस बिकॉज इट्स द सेम फिनोमेना कि हम जो रिसीव होने वाली बाइट्स हैं उनको सम करते रहते हैं और उनका टोटल सम विद 1 कम्प्लीमेंट साथ में भेज देते हैं। रिसीविंग एंड के ऊपर जितनी बाइट्स रिसीव होती हैं वो उनको दोबारा सम करते हैं, और उस जो रिसीव होने वाला सम है उससे कंपेयर करते हैं। इफ़ द 2 सम्स आर इक्वल वी जस्ट अस्यूम दैट देयर इज़ नो एरर दैट हैज़ बीन अकर्ड, और अगर वो सम डिफरेंट निकलता है देन वी जस्ट अस्यूम के एरर हैज़ बीन अकर्ड। तीसरी स्कीम जो थी वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की थी। इट्स अ गुड मैथमेटिकल स्कीम जिससे काफ़ी ज़्यादा एरर जो है वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो टोटल बिट्स हैं या एक आपके पास बाइट है उसको पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में भेजते हैं, और उसके बाद हम उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है वो एडिशनल साथ में भेजते हैं, और रिसीविंग एंड के ऊपर दोबारा से इसी प्रोसेस को करते हैं और ये डिटरमिन करते हैं कि क्या हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 निकलता है कि नहीं। तो हमारे पास इसके अंदर एक पॉलिनोमियल है जो कि असल में आपकी बिट्स हैं जो कि ट्रांसफ़र हो रही हैं, फिर आपके पास एक डिवाइज़र पॉलिनोमियल है जिससे आप इसको डिवाइड करते हैं, और फिर वो आपके पास रिमाइंडर है। तो CRC इज़ अ वेरी कॉमन टेक्निक, मैक लेयर के ऊपर बहुत से स्टैंडर्ड्स के अंदर, प्रोटोकॉल्स के अंदर यही यूज़ की जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक फॉर एरर डिटेक्शन। हम एरर डिटेक्शन के बाद वी मूव डाउन टू द रिलायबल ट्रांसमिशन। रिलायबल ट्रांसमिशन मीन्स के अपर लेयर को ये फील हो कि बेशक अंडरलाइंग नेटवर्क के ऊपर कोई पैकेट्स मिस होते हैं, बट इट इज़ जस्ट गिवन अ इल्यूजन, ये ऐसी इसको इल्यूजन प्रोवाइड की गई कि अंडरलाइंग नेटवर्क जो है वो रिलायबल है। ये रिलायबिलिटी हम किस तरह से अचीव करते हैं? हम एक्नॉलेजमेंट्स और टाइम आउट के मैकेनिज्म से अचीव करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के एल्गोरिथम्स। 3 एल्गोरिथम्स हमने स्टडी किए थे, एक स्टॉप एंड वेट का, एक कंकरेंट लॉजिकल चैनल्स का, और फिर एक स्लाइडिंग विंडो का मैकेनिज्म। स्टॉप एंड वेट के अंदर हमने ये देखा था कि इन अ चैनल वी जस्ट सेंड 1 फ्रेम एंड स्टॉप एंड देन वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। जब उस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट हमें आ जाती है तो फिर हम उसके बाद अगला फ्रेम जो भेजते हैं। क्योंकि आप एक वक्त में एक ही आउटस्टैंडिंग फ्रेम भेज रहे होते हैं तो आपके पास जो टोटल सीक्वेंस नंबर चाहिए या एड्रेस स्पेस चाहिए फ्रेम के लिए वो 1 बिट की काफ़ी है। स्टॉप एंड वेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वी आर वेटिंग फॉर टू मच ऑफ द टाइम। कंकरेंट लॉजिकल चैनल के अंदर ये था कि आप चैनल के अंदर बहुत सारा डेटा मल्टीप्लेक्स कर दें और उस हर फ्लो के लिए अलहदा स्टॉप एंड वेट को यूज़ करें। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि चैनल की जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर एक ही चैनल का डेटा आपने ज़्यादा भेजना है तो उसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस थे। उसके लिए फिर फाइनली वी केम टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म जिसको हमने कहा इट इज़ अ स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म, कि आपने एक बफर मेंटेन किया सेंडर साइड के ऊपर भी और रिसीवर साइड के ऊपर भी, और उसमें से मल्टीपल फ्रेम्स भेजते गए और आपने एक लिमिट मुकर्रर कर ली कि हाउ मच नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स कैन बी सेंट। उतने फ्रेम्स आपने भेज दिए ताकि आप चैनल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लें। रिसीवर एंड से वो सारे फ्रेम्स
जो हैं वो एक्नॉलेज होकर वापस आए, और उतनी देर तक जितनी देर में ये सारे फ्रेम्स वापस आए आप मल्टीपल और फ्रेम्स भेज चुके थे। जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट्स वापस आई आपने अपनी विंडो को आगे स्लाइड किया और कुछ नए फ्रेम्स भेज दिए। इस तरह से आप चैनल को यूटिलाइज करते गए। सिर्फ प्रॉब्लम यह हुआ कि अगर किसी वजह से कोई फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर आपने वापस उस वाले फ्रेम को रीट्रांसमिट किया और अपनी स्लाइडिंग विंडो को होल्ड कर दी। इसमें हमने मल्टीपल और वेरिएबल्स भी देखे जिसकी बेसिस के ऊपर आप डिटरमिन करते हैं, मसलन सेंड विंडो साइज़ है, रिसीव विंडो साइज़ है, और इनकी आपस में कंप्यूटेशंस। स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग विंडो के मैकेनिज्म को कवर करने के बाद हमने ये देखा था कि कुछ सीक्वेंस नंबर स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है स्लाइडिंग विंडो के अंदर। द सीक्वेंस नंबर दैट इज़ अवेलेबल फॉर द फ्रेम शुड बी equal to the receive window size plus the send window size plus 1. इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने के बाद देन वी मूव्ड ऑन टू दी शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क्स। क्योंकि हमने ये सारे इश्यूज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स के लिए स्टडी किए थे, देन वी मूव्ड ऑन टू दी शेयर्ड नेटवर्क। और हमने कहा था कि शेयर्ड नेटवर्क्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दी मीडियम एक्सेस कंट्रोल, यानी इस शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर आप किस तरह से सारी नोड्स को एक्सेस देंगे और ये एक्सेस किस तरह से आर्बिट्रेट होगी ताकि हर एक को फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मिल सके। हमने इसके अंदर देखा था कि हमने मल्टीपल जो हैं वो स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया था, जिसमें से ईथरनेट, टोकन रिंग और वायरलेस की 802.11 की स्कीम थी। ईथरनेट में हमने देखा कि CSA में CD जो है वो यूज़ होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मीन्स के हर नोड जो है वो कैरियर को सेंस करती है। इफ़ द चैनल इज आइडल इट कैन ट्रांसमिट, एंड इफ़ द कैरियर इज सेंस्ड बिजी, चैनल इज सेंस्ड बिजी, तो उसके बाद वो डेफर करती है अपनी ट्रांसमिशन को। हर नोड ने यही प्रोसीजर करना होता है। सो CSMA के अंदर मल्टीपल एक्सेस विद कैरियर सेंस है, और उसके बाद CD मीन्स कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ईथरनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे ही एक नोड को ये मालूम हो कि ट्रांसमिट होने वाला जो फ्रेम है वो कोलाइड कर गया, तो उसी वक्त वो फ्रेम की ट्रांसमिशन को स्टॉप करे, जैमिंग सिग्नल भेजे, ताकि सारी नोड को ये मालूम हो जाए दैट द फ्रेम हैज़ बीन कोलाइडेड। ईथरनेट के अंदर हमने देखा था कि मल्टीपल और लिमिटेशंस भी हैं कि आपका जो एक स्पैन होगा वो कितना बड़ा होगा, आप 4 रिपीटर मैक्सिमम लगा सकते हैं। टोटल जो आपकी लेंथ है वो 2500 मीटर तक हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैन बी 1024 होस्ट इन एन ईथरनेट। हम ये ईथरनेट 10 मेगाबिट पर सेकंड वाले स्टैंडर्ड की बात की थी। फिर हमने ईथरनेट का पैकेट फ्रेम देखा था कि किस तरह से उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, और हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है विद 802.3 स्टैंडर्ड, जो कि टाइप और लेंथ की फील्ड्स हमने आपस में चेंज की हुई। देन वी मूव्ड ऑन टू दी मैक स्कीम। उसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर किसी वजह से ईथरनेट की मैक प्रोटोकॉल के बावजूद कोलिजन हो जाती है तो फिर आप बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ के थ्रू बैकऑफ करते हैं और किसी और बाद के टाइम के लिए ट्रांसमिशन को डेफर करने के बाद स्केड्यूल करते हैं। ईथरनेट के बाद हमने ये देखा था कि टोकन रिंग का जो स्टैंडर्ड है, इट प्रोवाइड्स रिंग जिसके अंदर आपने फिर वही एक शेयर्ड चैनल की इल्यूजन देनी। हमने शेयर्ड चैनल की इल्यूजन इसलिए देनी थी टोकन रिंग के अंदर दैट वी वुड लाइक टू हैव अ ब्रॉडकास्ट नेचर ऑफ अ नेटवर्क। और टोकन रिंग है असल में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, लेकिन आपने ऊपर शेयर्ड लिंक की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की। टोकन रिंग के अंदर आपने कहा कि टोकन विल बी दी मेथड बाय विच नोड्स विल गेट एक्सेस टू द चैनल। जिसके पास टोकन होगा वही नोड सिर्फ ट्रांसमिट करेगी और बाकी नोड्स जो हैं वो हियर करेंगी। इसी तरह से टोकन जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर सर्कुलेट करेगा और जो नोड भी टोकन को कैप्चर कर लेगी वो ट्रांसमिट करेगी, और इसी तरह से ट्रांसमिट करने के बाद उसको दूसरी नोड तक पास ऑन कर देगी। इस तरह सारी नोड जो है वो राउंड रॉबिन फैशन के अंदर टोकन रिंग के अंदर सर्विस को एक्वायर करेंगे। इसमें आपके पास जो फ्रेम है उसके अंदर कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जो कि प्रायोरिटी के लिए हैं और ये रिलायबिलिटी के लिए हैं। फॉर एग्जांपल A और C बिट्स को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने टोकन रिंग के बाद FDDI को भी डिस्कस किया था कि इट्स अ डुअल रिंग जो कि फाइबर के ऊपर है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ी सी रिडंडेंसी मिलती है। अगर आपका एक रिंग जो है उसमें कोई फेलियर अगर होता है तो फिर दूसरा रिंग जो है ऑटोमेटिकली एज अ बैकअप यूज़ होना शुरू हो जाता है। FDDI के अंदर भी हमने देखा था कि टाइम्ड टोकन एल्गोरिथम यूज़ होता है। कौन सी नोड कितनी देर तक के लिए अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, कितनी देर तक उसने टोकन को होल्ड करना है, मॉनिटरिंग उसकी किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें हमने FDDI के पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस की थी।
दोनों चीज़ें मोर और लेस सिमिलर हैं, चाहे वो टोकन रिंग का एल्गोरिथम हो या FDDI का। इसकी मेंटेनेंस के लिए हमने कहा था कि एक मॉनिटर स्टेशन की ज़रूरत होती है जो कि मॉनिटर करता रहता है कि कहीं नेटवर्क के अंदर से टोकन रिमूव तो नहीं हो गया, टोकन करप्ट तो नहीं हो गया, कहीं 2 टोकन तो नहीं ऐड हो गए, और इसी तरह से दूसरी चीज़ें। ये दोनों एल्गोरिथम डिस्कस करने के बाद देन वी हैव डिस्कस के FDDI के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रैफिक का ऐड किया गया है, ताकि अगर कोई प्रायोरिटाइज ट्रैफिक है वो ट्रांसमिट हो जाए विद प्रायोरिटी, और एसिंक्रोनस ट्रैफिक जो है वो सिर्फ उसी सूरत में ट्रांसमिट हो जबकि आपकी प्रायोरिटाइज ट्रैफिक पहले ट्रांसमिट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, FDDI की मैक प्रोटोकॉल डिस्कस करने के बाद वी मूव डाउन टू दी IEEE 802.11। हमने कहा था कि वायरलेस के सिनेरियो के अंदर कोलिशन डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होती, सो वी यूज़ CSMA विद CA यानी कोलिशन अवॉइडेंस। हमने ये चीज़ देखी थी कि हर नोड जो है वो कैरियर सेंस करती है, और अगर उसको कैरियर जो है वो सेंस नहीं होता यानी चैनल आइडल मिलता है तो इट ट्रांसमिट, अगर चैनल बिजी मिलता है यानी कैरियर सेंस हो जाता है तो इट डेफर्स दी ट्रांसमिशन। इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ हमने देखी थी RTS और CTS के फ्रेम्स, जो कि थोड़ी सी चैनल की जो मैक एक्सेस की स्कीम है उसको एफिशिएंट बनाते हैं और कोलिजन को अवॉइड करते हैं। CSMA CA का मतलब ही यही है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, और कोलिजन अवॉइडेंस के लिए ही RTS CTS का मैकेनिज्म है, ताकि एज मच एज पॉसिबल कोलिजन को अकर होने ना दिया जाए, क्योंकि अगर वायरलेस के सिनेरियो में कोलिजन होती है फ्रेम की तो वो डिटरमिन नहीं की जा सकती, और वो उसी सूरत में डिटरमिन होती है कि आपको एक्नॉलेजमेंट का जो फ्रेम है वो नहीं मिलता। मैक एक्सेस प्रोटोकॉल डिस्कस करने के बाद हमने 802.11 के अंदर देखा था कि किस तरह से मोबिलिटी मैनेज की जाती है। आपके पास एक्सेस पॉइंट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड हैं, और मल्टीपल जो क्लाइंट नोड्स हैं वो इन एक्सेस पॉइंट्स के साथ अपने आप को अटैच करती हैं और एसोसिएट करती हैं। इसके थ्रू इस पूरे नेटवर्क के अंदर उनकी कनेक्टिविटी मेंटेन होती है। 802.11 के अंदर हमने ख़ास बात देखी थी कि उसके फ्रेम फॉर्मेट में 2 एड्रेसेस नहीं हैं बल्कि 4 एड्रेसेस हैं, यानी आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन के अलावा इंटरमीडिएट सोर्स और इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन का एड्रेस भी पैकेट के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये पूरा पैकेट आपका मल्टीपल एक्सेस पॉइंट से होता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फिर वापस एंड नोड तक मिलना है, तो इसलिए जो आपके इंटरमीडिएट एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उनके एड्रेसेस भी इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। फाइनली हमने चैप्टर 2 के अंदर ये चीज़ डिस्कस की कि जो आपका नेटवर्क अडेप्टर होता है इट कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दी परफॉर्मेंस, और कुछ बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाते हैं नेटवर्क अडेप्टर के अंदर, क्योंकि उसने एक पैकेट को रिसीव करना है फॉर एग्जांपल नेटवर्क से और उसको होस्ट मेमोरी के अंदर मूव करना है, और उसी तरह से फिर जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो होस्ट मेमोरी से वही पैकेट नेटवर्क अडेप्टर के ऊपर मूव करना है और नेटवर्क के ऊपर वापस ट्रांसमिट करना है। इस मेमोरी मूवमेंट के लिए हमने DMA और प्रोग्राम्ड IO की 2 स्कीम्स डिस्कस की थी कि, और ये देखा था कि हर एक के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। किस तरह से आप CPU को इंटरप्ट करते हैं, आइदर इट इज़ हार्डवेयर इंटरप्ट और इट इज़ पोल्ड फॉर दी CSR रजिस्टर, ये दोनों मैकेनिज्म भी हमने देखे थे। लेकिन फाइनली द थिंग इज दैट द IO bandwidth और द memory bandwidth, processor computing power, anything can be the performance bottleneck for this network adapter। इसके बाद हमने ये देखा था कि डायरेक्ट लिंक नेटवर्क के इश्यूज तो मोर और लेस हैंडल हो गए। देन वी मूव्ड ऑन टू द इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी। हमने देखा था कि हम अब स्विचेस की तरफ मूव करते हैं। स्विचेस आर द इंटरमीडिएट नोड्स विच कनेक्ट द इंडिविजुअल नोड्स इनडायरेक्टली। स्विचेस के थ्रू ही हम स्केलेबल नेटवर्क्स तक रीच करते हैं, क्योंकि स्विचेस के थ्रू हम मल्टीपल नेटवर्क्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर फॉरवर्डिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनमें कंटेंशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्विच के ऊपर एक लिंक से एक पैकेट आता है और उसने मल्टीपल आउटपुट लिंक्स के ऊपर जाना है, देन यू हैव टू डिटरमिन कि उसका पाथ क्या होगा स्विच के ऊपर। और ये हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, ये फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल असल में राउटिंग की जो प्रोटोकॉल है उससे इंफॉर्मेशन लेती है और अपने फॉरवर्डिंग टेबल को बिल्ड करती है। स्विचेस के अंदर ही पहले कंटेंशन होती है, और ये कंटेंशन इस वजह से होती है कि आपके पास मल्टीपल पैकेट्स आए और उन्होंने एक आउटपुट पोर्ट पर जाना है। अब ये कंटेंशन है, उनमें से आप किसको पहले भेजेंगे, किसको डेफर करेंगे, या आप किसी को डिस्कार्ड कर देंगे। दीज स्ट्रेटजीज हैव टू बी डिटरमिन्ड। अगर ये कंटेंशन जो है ये परसिस्ट करेगी तो फिर उस स्विच के ऊपर कंजेशन हो जाएगी और सारे पैकेट्स आने वाले जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। जो आपकी फॉरवर्डिंग स्ट्रेटजीज हैं उनमें आपके पास 3 अप्रोचेस पॉसिबल हैं।
ایک تو یہ ہے کہ آپ ان سوئچز کے اوپر جو پیکٹس آ رہے ہیں ان کو ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے تھرو فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن راؤٹ کریں. ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے اندر اصل میں پیکٹ کے ہیڈر کے اندر کمپلیٹ ایڈریس ہوتا ہے اور ہر سوئچ کے اوپر کمپلیٹ ایڈریس کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے اور ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ اب آپ نے اس کو نیکسٹ کس سوئچ کے اوپر فارورڈ کرنا ہے. ڈیٹاگرام ماڈل کے اندر آپ کو پرابلم یہ تھا کہ آپ کو ہر نوڈ کے اوپر راؤٹنگ کی انفارمیشن ریکوائرڈ تھی. اس کے اگینسٹ آپ نے جو ورچوئل سرکٹ فارورڈنگ کا ماڈل تھا وہ اس طرح سے تھا کہ آپ نے شروع میں ایک کنیکشن کو سیٹ اپ کیا اور اس کے بعد آپ نے اس ایک پہلے سے اسٹیبلش سرکٹ کے اوپر باقی سارے ڈیٹا پیکٹس کو بھیجنا شروع کیا. اس میں سگنلنگ کے اندر جو آپ کے پاس سیٹ اپ میسیجز ہیں وہ تو بے شک ڈیٹاگرام فارورڈنگ کی ٹیکنیک ہی کو یوز کرتے ہوئے آگے جائیں گے، لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ ڈیٹا کا فلو سٹارٹ ہوگا تو وہ صرف اور صرف اس اسٹیبلش سرکٹ کے اوپر ویری ایفیشینٹلی اور فاسٹ طریقے سے موو ہوتا چلا جائے گا. تھرڈ اسکیم ہے آپ کے پاس سورس راؤٹنگ، کہ آپ پیکٹ کے ہیڈر کے اندر ہی کمپلیٹ انفارمیشن امبیڈ کر دیتے ہیں کہ اس نے کس کس سوئچ سے ہوتے ہوئے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے. سورس راؤٹنگ کے اندر آپ کو پرابلم یہ ہے کہ جو سورس نوڈ ہے اٹ ہیز ٹو ہیو دی کمپلیٹ انفارمیشن آف دی ٹوٹل نیٹورک ٹوپالوجی تاکہ وہ کریکٹ انفارمیشن پیکٹ کے ہیڈر کے اندر امبیڈ کر سکے. اس کے بعد ہم نے موو کیا تھا اور دیکھا تھا کہ ہم لین کے کانسیپٹ کو کس طرح سے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا ایکسٹینڈڈ لینس اور بریجز کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو تھوڑا سا انلارج کرتا ہے. سو یو کین ہیو اے لٹل بٹ مور جیوگرافیکل ایریا کورڈ اینڈ لٹل بٹ مور نمبر آف نوڈز ایڈڈ ان اے سنگل نیٹورک. بریجز کے اندر پھر ہم نے کہا تھا کہ لرننگ بریجز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ صرف پرومسکس موڈ پہ نہ ہوں بلکہ یہ ڈٹرمن کریں کہ کون سی نوڈز برج کی کس پورٹ کے ساتھ ہیں تاکہ وہ جو ریڈنڈنٹ ٹریفک ہے وہ نیٹورک کے اندر ٹرانسمٹ نہ ہو. اس میں ہم نے ایک پرابلم دیکھا تھا کہ اگر برج ایوالو ہوتے ہوتے ایک سائیکلک سٹرکچر بنا لیں تو پھر اس کے اندر کچھ ایسے فریمز ہوں گے جو کہ فار ایور سرکولیٹ کرتے رہیں گے. اس کے سولوشن کے لیے ہم نے اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم اسٹڈی کیا تھا کہ کس طرح سے اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم ایک روٹ برج پہ سینٹرڈ ہوتا ہے، پھر کچھ ڈیزگنیٹڈ برجز، ڈیزگنیٹڈ پورٹس اور اس طرح سے پریفرڈ پورٹس کے مختلف کانسیپٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سائیکلک سٹرکچر کو لاجیکلی ایک اے سائیکلک سٹرکچر کے اندر چینج کر دیتا ہے. تو اسپیننگ ٹری کے الگوریتھم سے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ پورے نیٹ ورک کے اندر فارورڈ ہو جاتے ہیں اور وہ فار ایور سرکولیٹ نہیں کرتے. لیکن بریجز کی لیمیٹیشنز ہیں، آبویسلی آپ ان کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اسکیلیبل نیٹ ورکس کے لیے. اس کے بعد ہم نے اے ٹی ایم کی سیل سوئچنگ کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اٹس اندر سوئچنگ ٹیکنیک وچ کین بی امپلائڈ. سیل سوئچنگ کے اندر جو بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ اس کے اندر فکسڈ لینتھ کے 53 بائٹ کے سیلز ہیں. یعنی اس سے پہلے آپ جو پروٹوکالز ڈسکس کرتے آئے تھے، اسٹڈی کرتے آئے تھے، اس کے اندر ہم نے ویریبل فریمز دیکھے تھے. اے ٹی ایم کی خاص بات یہ تھی سیل سوئچنگ کی کہ اس کے اندر فکسڈ لینتھ کے فریمز ہیں، ان کے جو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے. اٹس اے کنیکشن اورینٹیڈ ٹائپ آف پروٹوکال. اس کے اندر ملٹیپل لیول کی ہیرارکی تھی کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائرز اور ورچوئل پاتھ آئیڈینٹیفائرز کے تھرو اس کو 2 لیول کی ہیرارکی میں بریک کر لیا تھا. اسی اے ٹی ایم کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اپر لیئر کے اوپر چونکہ بڑا فریم یا پیکٹ ہو سکتا ہے جو کہ اس 53 بائٹ کے سیل کے اندر نہ انکارپوریٹ ہو سکے تو آپ نے ایک کنورجنس سب لیئر پرووائڈ کی جو کہ سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی کا کام کرتی ہے. اس کے اندر ہم نے 2 جو اے ٹی ایم اڈیپٹیشن لیئرز ہیں وہ ڈسکس کی تھیں. اس میں AAL34 اور AAL5 تھی. آپ نے دیکھا تھا کہ AAL34 جو ہے وہ بھی ایفیکٹولی کام تو سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی کا ہی کرتی تھی لیکن اس کا اوور ہیڈ کافی زیادہ تھا، جبکہ جو AAL5 پروٹوکول ہے اے ٹی ایم اڈیپٹیشن لیئر 5 اس کے اندر جو اوور ہیڈ کی بائٹس تھیں وہ کافی کم تھیں اور ہم اس کنورجنس سب لیئر کے یا CSPDU کے تھرو جب اے ٹی ایم کے سیلز کے اندر ٹوٹل ڈیٹا کو رکھتے تھے تو وہ ایفیکٹولی ٹرانسمٹ بھی ہو جاتا تھا ود ویری لیس اوور ہیڈ ایز کمپیئر ٹو AAL3. اسی کے تھرو ہم نے کہا تھا کہ اے ٹی ایم کے اوپر ہم ورچوئل پاتھ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں. اے ٹی ایم کو لین کے اندر بھی یوز کیا جا سکتا ہے although it is not very much deployed in LAN، لیکن لین ایمولیشن کلائنٹ کے تھرو یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ اے ٹی ایم کو لین کے اندر ڈپلوائے کریں. لین کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از دی شیئرڈ انڈر لائن نیٹ ورک، جبکہ اے ٹی ایم تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ سرکٹس اسٹیبلش کرتا ہے. تو یہ جو آپ کے لین کے سیٹ اپ کے اندر ملٹیپل سرورز ہیں اور کلائنٹس ہیں
وہ یہ چیز انیبل کرتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیویجول نوڈز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں اور ان کو ایلوژن یہی ملے کہ انڈر لائن شیئرڈ نیٹ ورک ہے لیکن نیچے ATM کا نیٹ ورک ہو۔ سیل سوئچنگ کے بعد ہم نے کچھ سوئچز اور ان کی فیبرک سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ اسٹڈی کی تھی۔ مثلا ہم نے کہا تھا کہ آپ کی جو سوئچ فیبرک ہوتی ہے وہ بہت ہی پرفارمنس کا باٹل نیک بن سکتی ہے اور ساری کنٹینشن جو ہوتی ہے وہاں پر ہو سکتی ہے۔ جو بفرنگ ہوتی ہے وہ ان پٹ پورٹ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ یوزولی آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر یا آؤٹ پٹ بفرنگ ہی یوز کی جاتی ہے unless there is a specific need for input buffering، کیونکہ ان پٹ بفرنگ میں آپ کو ہیڈ آف لائن پرابلم آتا ہے۔ ہم نے سوئچز کے فیبرکس بھی دیکھے تھے اور یہ دیکھے تھے کہ اٹس اے اسپیشل پرپز ڈیوائس جو کہ ایفیشینٹلی ان پٹ پورٹس کے اوپر آنے والے سارے پیکٹس کو بہت تیزی کے ساتھ ہائی اسپیڈ کے ساتھ آؤٹ پٹ پورٹس تک پہنچا دیتی ہے اور بفرنگ جو ہے وہ آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جو ٹریفک ہے وہ اس فیبرک کے اندر ہینڈل ہو جائے تو اس کے اندر پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کنٹینشن کم سے کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو، اور سوئچ کی پرفارمنس اسی طرح سے میئر کی جاتی ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ آنے والی ٹریفک کو جو کہ ان پٹ پورٹ کے اوپر ہے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر وداؤٹ کنٹینشن پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے ایک پرفیکٹ سوئچ کی بات کی تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا کراس بار سوئچ کا، اسی طرح سے ناک آؤٹ سوئچ تھا، شیئرڈ میموری سوئچ تھا۔ اس کے بعد ہم نے سیلف راؤٹنگ کی فیبرکس ڈسکس کی تھی جو کہ آپ کے ڈیسٹینیشن کی بیس کے اوپر یعنی ایڈریس کی بیس کے اوپر پیکٹس کو سارٹ کر دیتی ہیں کلائنٹ کے اندر اور اسی طرح سے پھر وہ اپنی کریکٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچا بھی دیتی ہیں۔ اس کے اندر ہم نے بیچر نیٹ ورک اور بینین نیٹ ورک کو ہی ڈسکس کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم اپنے کور ٹاپک کی طرف آئے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیٹ ورکنگ، IP پروٹوکال اور TCP تک کے جو ٹاپکس ہیں دیز ول بی ویری امپورٹنٹ فار یو، اور اس کے بعد ہم نے یہ اسٹڈی کیے تھے۔ ہم نے انٹرنیٹ ورک کے بارے میں کہا تھا کہ اصل میں تو ہم ایپلیکیشن کو یہ ایلوژن دیں گے کہ انڈر لائنگ اٹس اے سنگل نیٹ ورک سو دیٹ ایپلیکیشن از ناٹ بادرڈ اباؤٹ دی کمپلیکسٹی آف دی انڈر لائنگ نیٹ ورک کہ کس طرح ہاپ بائی ہاپ ہم پیکٹس کو فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچائیں گے۔ انٹرنیٹ ورک از جسٹ اے ڈسٹریبیوٹیڈ heterogeneous type of network and it is supported by software، یعنی ہماری جتنی پروٹوکالز ہیں اور اس کے اوپر جتنی اپلیکیشنز ہیں دیز آر آل امپلیمنٹڈ ان دی سافٹ ویئر، اور اس طرح سے ہم انٹر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں ہوسٹ ٹو ہوسٹ اور پھر ایونچولی اینڈ ٹو اینڈ۔ یہ جو گلوبل کنیکٹیوٹی ہے اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک پروٹوکال بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کی، دیٹ از IP، انٹرنیٹ پروٹوکال۔ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کمپلیٹ آرکیٹیکچر ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا، اٹ آل ریوالوز اراؤنڈ IP، اور IP پروٹوکال جو ہے اس ساری لیئرنگ ماڈل کے اندر کور ہے۔ اٹ از دی پروٹوکال دیٹ از ایٹ دی نیٹورک لیئر، انڈر لائنگ آپ ملٹیپل ٹیکنالوجیز یوز کریں لنک لیئر کی اور اوپر ٹرانسپورٹ لیئر کی ملٹیپل پروٹوکالز ہو سکتی ہیں پاسبل۔ ہم نے IP کا سروس ماڈل ڈسکس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ IP کون سی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اٹ پرووائڈز اے گلوبلی یونیک نیم اسپیس کیونکہ آپ کے IP ایڈریسز ہوتے ہیں، دین اٹ پرووائڈز ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی، اور اس کے بعد جو اس کا ماڈل ہے سروس کا دیٹ از بیسٹ ایفرٹ ماڈل۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو اس کی فارورڈنگ ہے، فارورڈنگ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے پیکٹ جو ہیں وہ ہر لیئر کے اندر نیچے پاس آن ہوں گے، IP لیئر کے اوپر ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی ڈیفائن ہوگی، اور انڈر لائن جو میک ہے لنک لیئر پروٹوکال ہے اس کے مطابق اس کا ہیڈر لگے گا۔ اسی طرح ایتھرنیٹ سے پاس آن ہو کے فار ایگزامپل وہ دوبارہ IP کے اوپر آئے گی اور آگے کسی اور لنک لیئر ٹیکنالوجی کے اوپر فارورڈنگ اس کی پاسبل ہے۔ تو اصل میں IP کی جو یہ فنکشنالٹی ہے کہ وہ ہیٹروجینیس ٹائپ آف نیٹورک کے اوپر سے ڈیٹاگرام کی فارورڈنگ کو انیبل کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی تھی کہ IP کے جو ایڈریسز ہیں اوریجنلی دیز ور کلاس بیسڈ ایڈریسز، شروع کی کچھ بٹس ڈیفائن کرتی تھی کہ کلاس A ہے، کلاس B ہے، یہ کلاس C ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا پورشن نیٹ ورک کا ہے اور کتنا پورشن ہوسٹ ہے۔ ہم نے اس کے بعد IP کی جو ڈیٹا گرام ہے اور اس کا ہیڈر ہے IP کا ہیڈر وہ ڈسکس کیا کہ اس کے اندر ملٹیپل فیلڈز ہیں جو کہ مختلف پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل پیکٹ کی لینتھ بھی ہے، پھر پروٹوکال IP کی پروٹوکال کا ورژن بھی ہے، فریگمنٹیشن کے لیے بھی مختلف قسم کی آپشنز ہیں، پھر اس کے اندر سورس IP ایڈریس، ڈیسٹینیشن IP ایڈریس ہے اور ملٹیپل ادر آپشنز ہیں۔ ایک اور چیز TTL ہے، ٹائم ٹو لیو، دیٹ واز یوز بیسیکلی فار دی ہاپ کاؤنٹ، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ چیکسم ہے، دیٹ از یوز فار دی ایرر ڈیٹیکشن ایٹ دی نیٹورک لیئر۔ اس کے بعد ہم نے فریگمنٹیشن اور ری اسمبلی کے کانسیپٹس دیکھے تھے کہ کس طرح سے
आईपी लेयर के ऊपर फ्रेगमेंटेशन होती है और इवेंचुअली डेस्टिनेशन पर उस पैकेट की रीअसेंबली होती है। ये फ्रेगमेंटेशन इसलिए चाहिए होती है कि आपके पास लिंक लेयर के ऊपर MTU कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका MTU कितना कम है, क्योंकि आईपी लेयर के ऊपर पैकेट बड़ा हो सकता है तो वो पैकेट आईपी लेयर के ऊपर ही फ्रेगमेंट होता है और ये सारे फ्रेगमेंट्स एज इंडिपेंडेंट आईपी पैकेट्स ट्रेवल करते हैं और ये सारे फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन तक जाते हैं और डेस्टिनेशन के ऊपर इन सारे पैकेट्स की रीअसेंबली होती है। तो फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर ही सारा आईपी का पैकेट रीअसेंबल होगा और इस तरह से अब ऊपर एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर किया जाएगा। हमने ये चीज़ देखी थी कि आईपी के ऊपर डेटाग्राम फॉरवर्डिंग जो है वो उसके आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस की बेस पर होती है। उसमें आपके पास एक नेटवर्क नंबर है और एक होस्ट पोर्शन है। आप असल में नेटवर्क नंबर को मैच करने की कोशिश करते हैं उन एंट्रीज के साथ जो कि आपके फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर मौजूद हैं। अगर आपने किसी एक डेस्टिनेशन पर आईपी का पैकेट भेजना है, उस आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस का जो नेटवर्क पोर्शन है वो आप मैच करते हैं अपने राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद एंट्रीज के नेटवर्क पोर्शन के साथ। जहां पर ये एंट्रीज मैच कर जाती हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरफेस या कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉप राउटर के ऊपर उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये आईपी के अंदर बेसिकली डेटाग्राम फॉरवर्डिंग का मैकेनिज्म है। हमने डेटाग्राम फॉरवर्डिंग के बाद देखा कि आपके पास लिंक लेयर के ऊपर एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए एक और प्रोटोकॉल मौजूद है जिसको हम कहते हैं ARP, ताकि मैपिंग करवाई जा सके लिंक लेयर के एड्रेस और आईपी एड्रेस के दरमियान। जब हम कोई पैकेट आईपी लेयर के ऊपर भेजते हैं एक नेटवर्क के ऊपर, एक लोकल लिंक के ऊपर, तो ARP की प्रोटोकॉल पहले उस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करवाती है और हमें पता चलता है कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है और फिर हम अपने लिंक लेयर हेडर के अंदर वो मैक एड्रेस लगाकर पैकेट को लिंक लेयर के ऊपर भेज देते हैं। इसी तरह से हमने एक और कंपेनियन प्रोटोकॉल डिस्कस की, दैट इज ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि अगर किसी किस्म का एरर अकर हो तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मैसेजेस वापस सोर्स को भेजती है। इसके बाद हमने डायनामिक कन्फिगरेशन ऑफ होस्ट के लिए DHCP की प्रोटोकॉल डिस्कस की थी, दैट इज फॉर द डायनामिक कन्फिगरेशन ऑफ द होस्ट दैट आर नाउ बूटेड इन द नेटवर्क। जैसे ही आपका कोई सिस्टम स्टार्टअप होता है तो उसको कन्फिगरेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट राउटर के एड्रेस, DNS का एड्रेस, नेटवर्क का मास्क और इस तरह की और दूसरी इन्फॉर्मेशन, और वेरी इंपॉर्टेंटली उसका अपना IP एड्रेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन DHCP की प्रोटोकॉल के थ्रू एक किसी भी सिस्टम को बूट होने के बाद ऑटोमेटिकली पहुंच सकती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी और फंक्शनैलिटी आईपी लेयर के ऊपर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग टनलिंग मैकेनिज्म, यानी आप पैकेट को, आईपी पैकेट को दोबारा किसी और प्रोटोकॉल के अंदर इनकैप्सुलेट करके वो फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। हमने VPN की बात की थी जिसमें IP इन IP इनकैप्सुलेशन यूज़ होती है, और हमने कहा था कि IP टनल्स के थ्रू हम और बहुत सारी फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीकास्ट, कि अगर आपके मल्टीकास्ट के पैकेट हैं जो कि IPv4 के इंटरनेट में ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो आप मल्टीकास्ट इनेबल एड्रेस पहले लगाएं और उसके ऊपर IP इनकैप्सुलेशन के थ्रू बाद में यूनिकास्ट एड्रेस लगाएं, और वो पैकेट जो है वो मल्टीकास्ट इनकैपेबल राउटर्स के ऊपर से एज यूनिकास्ट पैकेट ट्रांसपोर्ट होता हुआ फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इसके बाद हमने IP की राउटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस किया था। वाई राउटिंग इज रिक्वायर्ड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। राउटिंग इज इन फैक्ट कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल्स, द इंफॉर्मेशन अबाउट द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशंस। गोल क्या है राउटिंग के लिए? एक तो ये कि वो कैप्चर करे किसी नोशन का जो कि आपको बताए कि दिस इज द बेस्ट राउट, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पाथ्स अवेलेबल होंगे। यू हैव टू डिफाइन कि कौन सा उसमें से बेस्ट पाथ है। फिर जो भी ये चेंजेस हैं जो कि नेटवर्क के अंदर प्रोपगेट होंगी ताकि डायनामिकली नेटवर्क की टोपोलॉजी डिस्कवर हो और पाथ्स इस्टेब्लिश हों, वो कम से कम ओवरहेड क्रिएट करे। फिर एक और चीज़ ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो इस तरह से हो कि एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन उसमें पॉसिबल हो। राउटिंग के अंदर ही फिर हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर हम नेटवर्क में राउटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम पूरे नेटवर्क को एज अ ग्राफ कंसिडर करते हैं। अब आपका जो नेटवर्क है इट्स अ ग्राफ, और हमने उसके अंदर एजेस और वर्टिसेस मेंटेन की हैं और उसके अंदर आप ये पाथ्स मेंटेन करते हैं। हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, फॉर एग्जांपल बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिथम और डाइकस्ट्रा का एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम्स हैं जो कि स्टैटिक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स हैं। इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक राउटिंग वर्जन्स हैं एक तरह से, जो कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के एल्गोरिथम्स हैं।
बेलमैन फोर्ड के एल्गोरिथम के अंदर हमने देखा था कि इट्स अ स्टैटिक सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम। यू रिक्वायर्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ विद एज वेट्स, यानी आपने हर लिंक को एक कॉस्ट असाइन कर दी है। देन यू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल द डेस्टिनेशन पाथ्स। इस तरह से आपको मालूम हो जाता है कि किस तरह से बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के ज़रिए आपने डेस्टिनेशन से पे रूट करते हुए सारी नोड से डेस्टिनेशन तक के पाथ डिस्कवर कर लिए। डाइक्स्ट्रा का जो एल्गोरिथम है, इट्स ऑल्सो अ स्टैटिक एंड सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम, बट दिस in this algorithm this tree is rooted at the source। उस आपके बेलमैन फोर्ड के एल्गोरिथम में वो डेस्टिनेशन के ऊपर था, डाइक्स्ट्रा के एल्गोरिथम में वो सोर्स के ऊपर है। यू अगेन रिक्वायर अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ एज वेट्स, और यू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड्स। इस तरह से आप इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक वर्जन ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, और उसमें हमने देखा था कि आपने किस तरह से अपने राउटिंग टेबल को एक्सचेंज किया अपनी नेबर नोड्स के साथ, और हर इटरेशन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई और पूरे नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी है वो नोन हो गई। डिस्टेंस फैक्टर के अंदर हमने देखा था कि जब फेलियर अकर होता है तो हर इटरेशन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन चूंकि आगे प्रोपोगेट करती है तो स्लोली नेटवर्क कन्वर्ज हो जाता है। इसमें कई दफ़ा लूप्स क्रिएट हो जाते हैं और काउंट टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम अकर होता है। वो इस वजह से अकर होता है कि आपके पास नोड्स जो हैं वो म्यूचुअल डिसेप्शन के सिनेरियो के अंदर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही होती है। इसका एक सोल्यूशन तो स्प्लिट होराइजन का मैकेनिज्म था, फिर स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स, और एक ये भी सोल्यूशन था कि आप जो इन्फिनिटी का जो मैट्रिक है उसी को बहुत कम कर दें ताकि वो जल्द से जल्द काउंट टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी पे पहुंचे और मालूम हो जाए कि इस वक्त नेटवर्क के अंदर इस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अगेंस्ट लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर हमने कहा था कि इट इज़ अ लिंक स्टेट राउटिंग, जिसमें आप अपने नेबर्स के साथ जो लिंक्स की स्टेट है वो पूरे नेटवर्क के अंदर डिसेमिनेट करते हैं। लिंक स्टेट पैकेट होता है, वो पैकेट फ्लड होता है पूरे नेटवर्क के अंदर, और इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी के साथ जो पूरे नेटवर्क के अंदर प्रोपोगेट कर जाती है। इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था जिसमें हमने कन्फर्म्ड लिस्ट और एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई थी, और हमने कहा था एक छोटे से नेटवर्क के ऊपर जब हम ये लिंक स्टेट का एल्गोरिथम रन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लिटिल बाय लिटिल टेंटेटिव लिस्ट से कन्फर्म्ड लिस्ट में आ जाती है और हम ये शॉर्टेस्ट पाथ पूरे नेटवर्क के अंदर डिस्कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वो टॉपिक्स जो कि हमने अब तक कवर किए थे। हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको फिर रिपीट कर लूँ जो कि हमने बड़े रिसेंटली कवर किए हैं। दैट इज़ दी आईपी, उसके अंदर उसका सर्विस मॉडल, डेटाग्राम फॉरवर्डिंग और फिर ये राउटिंग। इसमें हमने डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग की प्रोटोकॉल्स और उनके एल्गोरिथम्स डिस्कस किए और ये देखा कि डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट के अंदर किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर किए जाते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का रिव्यू लेक्चर ख़त्म होता है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपने टॉपिक्स को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। खुदा हाफिज़।